नमस्कार दोस्तों, फेटेड फ्लो पे आपका स्वागत है। आज हम लोग जीएस एईडीओ के लिए खान सर का बुक है ये। जीएस का पेपर सेट नंबर 4 करेंगे। अब तक हम लोग 3 कर चुके हैं, ठीक है? उसमें आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो आज हम लोग चौथा सेट करेंगे, ठीक है? ये सेट स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएँ कि यहाँ जो है खान सर का बुक सेट करवाया जा रहा है। इसके अलावा भी हम लोग आने वाले दिनों में बिहार दरोगा के लिए लाएँगे और एईडीओ के लिए भी दूसरा बुक लाएँगे, जैसे कि आपका प्लेटफ़ॉर्म का हो गया। बिहार दरोगा के लिए लाएँगे, बिहार में जो आपका एसएससी सीजीएल का आया है, उसका सेट लाएँगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, ठीक है? पहला क्वेश्चन है, उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से कौन-सा अयस्क जो है उत्पादित किया जाता है? बादाम पहाड़ी से कौन-सा अयस्क जो है उत्पादित किया जाता है? तो ये किया जाता है हेमेटाइट। हेमेटाइट उत्पादित किया जाता है। हेमेटाइट एक प्रमुख लौह अयस्क है। किस चीज़ का है? लोहा का अयस्क है और जिसका उपयोग मुख्यतः लोहे और इस्पात के उत्पादन में किया जाता है। बादामी पहाड़ी में भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क खान है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन कहता है, भद्रावती लौह और इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? भद्रावती लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये जो आपका कर्नाटका में स्थित है, इसे विश्वेश्वरैया आयरन एवं स्टील प्लांट भी कहा जाता है। इसकी स्थापना जो है 18 जनवरी 1923 ईस्वी में किया गया था। कर्नाटक के कहाँ? शिमोगा जिले में। कहाँ? शिमोगा जिले में, ठीक है? इसका नाम है भद्रावती स्थान पर, जो भद्रावती नदी के किनारे बसी हुई है। किस नदी के किनारे? भद्रावती नदी के किनारे है। 1962 में सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया। सरकार के अधीन में अब आता है। पहले ये 1923 में बना था, उसको जो है 1962 में इसका अधिग्रहण कर लिया गया। स्वर्ण रेशा किसे कहते हैं? स्वर्ण रेशा जो कहा जाता है, उसको कह देते हैं आपको जूट को स्वर्ण रेशा कहा जाता है। जूट के रेशे में प्राकृतिक रूप से एक सुनहरा पीलापन होता है, जो उसे एक आकर्षक चमक देता है। यह देखने में सोने जैसा प्रतीत होता है। जूट एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है, ठीक है? ये पटसन जिसे सुनहरा रेशा कहा जाता है या गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, इस रेशे की सुनहरी चमक के कारण ये प्रसिद्ध होता है। चौथा क्वेश्चन कहता है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश में भारत के में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 की में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रहा है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का रहा है? तो वो रहा है आपका अंडमान एंड निकोबार का। अंडमान एवं निकोबार का जो है सबसे कम रहा है। इसका घनत्व जो है मात्र 46 व्यक्ति पर स्क्वायर पर 46 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? मुरैना मध्य प्रदेश में किया गया। कहाँ किया? मुरैना मध्य प्रदेश में किया गया है। यह एकमात्र ऐसा केंद्र है जहाँ घड़ियालों, कछुओं और मगरमच्छों का प्रजनन और पुनर्वास किया जाता है। यह केंद्र जो है चंबल नदी में घड़ियालों के प्रजनन के लिए बनाया जाता है गया है और घड़ियाल प्रजनन केंद्र में घड़ियालों के बच्चों का पालन पोषण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है? हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा है, ये औषधि में काम आ जाता है, ठीक है? हिमालयन यू को और क्या कहते हैं अंग्रेजी में? टेक्सस वॉलिसियन, CHIANA, ठीक है? ये एक औषधि पौधा है जो विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है?
हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड में एवं कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर में। तो ऑप्शन हमारा ए इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मानसून का निवर्तन इंगित करता है, निवर्तन इंगित करता है, मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहते हैं। मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहते हैं। सितंबर के आरंभ में जो है उत्तर पश्चिम भारत में स्थित निम्न वायुदाब की दिशा में बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है और मध्य अक्टूबर तक ये दक्षिण भारत को छोड़ शेष समस्त भारत में निवर्तित होता है। इस समय आकाश स्वच्छ होता है। कैसा होता है? स्वच्छ होता है। तो आकाश कैसा होता है? साफ होता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अरावली के पश्चिम में राजस्थान के भूभाग पूर्वी भागों की अपेक्षा कम वर्षा होती है। इसका कारण क्या है? अरावली की दिशा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है अरब सागर शाखा के समांतर है। तो इसका आंसर जो होगा दोनों सही है और दोनों जो है एक दूसरे का कारण बताता है। इस सवाल का जवाब हम यही से सेम सवाल किसी पिछले सेट में भी आया था, ठीक है। अरावली का मान लिया जाए ये हमारा इंडिया है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून जा रहा है और ये हमारा जो है अरावली का पर्वत का जो है थी है मान लिया है। तो ये जो है समानांतर चल जाती है, यहाँ से जाती है ऐसे करके मुड़ जाती है, तो इसलिए इस क्षेत्र में बारिश नहीं हो पाती है। कारण यही है और यही सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है झील और झील का प्रकार कैसा है, इसको मिलाना है, ठीक है। तो भीमताल कैसा है? भीमताल है टेक्टोनिक झील है। कैसा है? टेक्टोनिक झील है। अष्टामुड़ी कैसा झील है? तो अष्टामुड़ी जो है अणु और पश्च जल वाला है, अनूप और पश्च जल वाला है। वहीं गोहना की बात करें तो गोहना जो है भूस्खलन वाला है। कैसा है? भूस्खलन वाला है। लोनार जो है ज्वालामुखी पहाड़ का मुख है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है चुंबी घाटी स्थित कहाँ है? चुंबी घाटी स्थित है आपका सिक्किम और तिब्बत के मध्य में। कहाँ है? सिक्किम और तिब्बत के मध्य में स्थित है। तिब्बत के जो है सिगात्से विभाग में स्थित है जो दक्षिण तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र चीन में आता है, ठीक है। यह घाटी भारत के सिक्किम राज्य और भूटान के बीच स्थित है जहाँ तीनों देशों की सीमाएं मिलती है। चुंबी घाटी का भौगोलिक और सामरिक दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है काला पानी विवाद किन किन देशों के बीच मध्य है? किन किन देशों के मध्य जो है काला पानी विवाद? काला पानी विवाद जो है आपका नेपाल और भारत के बीच जो है विवादित है, विवादास्पद है। नेपाल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के काला पानी इलाके पर अपना दावा करता है। इस इलाके में 3 गांव आते हैं। इस सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों ने कई बार प्रयास किए, लेकिन इस विवाद का कोई हल अभी तक नहीं निकला है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है भारत में किस दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्रतिशत होना चाहिए? तो ये होना चाहिए आपके इसके बारे में आपको हम बता दें कि इसके लिए जो है तीन तीन शर्तें अगर आप देखेंगे तो ये जरूरी है। पहला शर्त, यदि पार्टी जो है में कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा में न्यूनतम 2% सीट या 11 सीटें जीती हो, ठीक है। कम से कम 3 अलग अलग राज्य में जो है 2% सीटें जीती हो या 11 सीटें जीती हो। दूसरा, कम से कम 4 या 4 से अधिक राज्यों में एक पार्टी को जो है राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो। तीसरा है लोकसभा या विधानसभा में पार्टी कम से कम 4 राज्यों में कुल वैध मतों का 6% वोट प्राप्त की हो और लोकसभा चुनाव में उसके कम से कम 4 सांसद जीते। तो ये 3 अथी है, क्राइटेरिया है। इसमें अगर आप देखेंगे इसमें 4 या इससे अधिक राज्यों में वैध वोटों का 10% लिखा हुआ, ये गलत हो जाएगा। 4 या इससे अधिक राज्यों में वैध वोटों का 4%, 4% नहीं 6% है। 2 राज्यों में वैध वोटों का 15%, ये भी गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं इस सवाल का आंसर हो जाएगा,
ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है, कौन कौन होता है इसमें? राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के, ये आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 54 के में राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रावधान दिया गया है, जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सांसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है वोट डाल सकते हैं। उसी में 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, भारत में किसी विधि या शासन के कार्य का परीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु मानक निम्नलिखित में से मुख्यतः किस प्रकार पाया जाता है, किस में पाया जाता है? संविधान के मौलिक अधिकार में, संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में, संविधान की प्रस्तावना में, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसमें अगर देखेंगे तो प्रस्तावना में जो है आपका किसी भी विधि या शासन के कार्य का परीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु मानक मुख्य चीजें दी गई है। ठीक है। इसमें अगर बात करें, मूल्यांकन करते समय समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता के विचारों को मापा जाता है। यह मूल्यांकन बुनियादी ढांचे के अनुसार राष्ट्र के प्राथमिकताओं को दर्शाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कौन सा कथन सत्य है? यूएसए में सरकार की संघीय प्रणाली है। दूसरा, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, जबकि फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होता है। इसमें अगर देखेंगे सबसे सटीक आंसर है, भारत में सरकार की संघीय एवं एकात्मक प्रक्रिया है। फेडरल भी है और यूनिटरी भी है। फेडरल किस मामले में है? फेडरल मामले में है कि एक राज्य स्तर पर सरकार होती है, केंद्र सरकार स्तर पर होती है। अब कहेंगे यूनिटरी किस मामले में है, तो आपका जुडिशरी हमारा जितना भी है जुडिशरी वो हमारा एकात्मक काम करती है, यूनिटरी काम करती है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत में सूक्ष्म उद्योग को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? सूक्ष्म उद्योग को आंशिक रूप से परिभाषित करने वाला जो तथ्य है वो है, संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं किया गया हो। ये सूक्ष्म उद्योग को दर्शाता है। सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग या मध्यम उद्योग, एमएसएमई क्या कहता है? एमएसएमई आर्थिक विकास के इंजन के रूप में और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। और सूक्ष्म उद्योग वे उद्योग हैं जिनमें 1 करोड़ का निवेश और टर्नओवर 5 करोड़ तक का हो। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, गरीबी को मापने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में औसत कैलोरी कितनी होनी चाहिए? तो औसत कैलोरी जो होती है वो कम से कम प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी होनी चाहिए। अनुशीलन समिति क्या थी? वो अनुशीलन समिति जो थी वो आपका एक क्रांतिकारी संगठन था। क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन था जो कि 1902 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1902 ईस्वी में बना था। बंगाल की गुप्त संयंत्र संस्था थी। ठीक है, इसका आरंभ 1902 में अखाड़ों के से हुआ था। कहाँ से हुआ था? अखाड़ों से हुआ था। ठीक है, और इसके दो प्रमुख लगभग स्वतंत्र रूप से ढाका अनुशीलन समिति और युगांतर था। इसके प्रभाव के कारण ही ब्रिटिश भारत की सरकार को भंग का निर्णय लेना पड़ा, वापस लेना पड़ा। वीरेंद्र कुमार घोष, पी मिश्र, भूपेंद्र दत्ता के सहयोग से 1902 में कलकत्ता में अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। तो आप नेताओं का भी नाम रखिएगा, वीरेंद्र कुमार घोष, पी मित्र और भूपेंद्र नाथ दत्त। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ? भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ इंग्लैंड में? तो वो 16 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। ठीक है, इसे जो है फिर 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। इस अधिनियम जो है
यह अधिनियम ब्रिटिश राज के अंत का संकेत था और इसके अनुसार भारत का बंटवारा भी हुआ। इसके तहत 2 स्वतंत्र देश बने, भारत और पाकिस्तान का गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 अगले पेज पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रह गया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा किस प्रश्न पर? तो ये असफल रहा था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक चला था 1931 तक। ठीक है, यह सम्मेलन भी लंदन में ही आयोजित किया गया था। गांधी इरविन के मध्य राजनीतिक समझौता हुआ था 5 फरवरी 1931 में। इसके बाद गांधी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, और जिसमें कि सांप्रदायिक सदस्य पर विवाद के कारण यह सम्मेलन जो है असफल रह गया था। भारत आकर गांधी जी ने कहा था कि मैं लंदन से खाली हाथ लौटा हूं, तथा गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया था। क्या कहा था उन्होंने? कि मैं जो है लंदन से खाली हाथ लौटा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? तो गोल्डन लीग नामक संस्था का स्थापना कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था देवघर। देवघर कहाँ पड़ता है आपका? आपको पता ही होगा, देवघर झारखंड में पड़ता है अभी। तो बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में देवघर में साल 1904 ईस्वी में, कब? 1904 ईस्वी में जो है गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना की गई थी। इसका मकसद क्या था? तो इसका मकसद था स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना और आयात को कम करना था। महात्मा गांधी ने इसे स्वराज की आत्मा कहा था। क्या कहा था? स्वराज की आत्मा। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा वर्ष और स्थान अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के बैठक को दर्शाता है जहां संसदीय बोर्ड के गठन का में फैसला लिया गया था? संसदीय बोर्ड के गठन में का फैसला लिया गया था। ये कौन सा सम्मेलन था? ये कौन सा था सदस्य बोर्ड? ये था आपका ऑप्शन ए, पटना वाला। 1934 में पटना में जो हुआ था एआईसीसी का बैठक हुआ था, जहाँ जो है संसदीय बोर्ड यानी पार्लियामेंट्री बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया था। इस बोर्ड का गठन इसलिए किया गया था ताकि कांग्रेस पार्टी चुनाव में भाग ले और संसदीय कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या एक कोई नहीं। तो इसमें अगर आप देखेंगे 23 का आंसर डी हो जाएगा। नाना साहब, बेगम हजरत महल और मौलवी जो अहमदुल्ला और बेगम जीनत महल ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। इस प्रकार ये जो है सभी सभी आंसर सही है, ये सब सही है, इसलिए आज का आंसर एक से अधिक वाला ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध माना जाता है? राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध माना जाता है किस किस घटना को? तो ये माना जाता है आपका बहावी आंदोलन को माना जाता है। बहावी आंदोलन एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, जिसकी शुरुआत 1820 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1820 ईस्वी में किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व जो है सर सैयद अहमद बरेलवी ने किया था, जो उत्तर प्रदेश के रायबरेली से थे। इस आंदोलन का मूल इस्लाम की शुद्धता को बहाल करना था और बाद में यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सशक्त प्रतिरोध बना। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू की थी? बहिष्कृत भारत जो है जर्नल जो है स्टार्ट करने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने इसकी शुरुआत की थी। कब? 1927 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1927 ईस्वी में की थी। ये जो है एक मराठी परीक्षक पत्रिका था। किस भाषा में था? मराठी में था ये।
ठीक है। जिसका उद्देश्य दलितों के अधिकारों और सामाजिक समानता के लिए जागरूकता पैदा करना था। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था करजन के समय में। कब हुआ था? करजन के समय में पारित हुआ। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या है? प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत महत्व क्या है? तो ये है आपका, इसकी बात करें तो इनमें आर्थिक कारण भी था, ठीक है, नए क्षेत्रों की खोज की लालसा भी थे, ठीक है, और ईसाई धर्म का प्रचार करना भी था। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? गोलकुंडा का युद्ध जो है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के खिलाफ लड़ा था। किसके साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के खिलाफ लड़ा था 1523 ईस्वी में। ठीक है, जिसमें कृष्णदेव राय विजय प्राप्त हुए और गोलकुंडा को विजयनगर साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था। तो किसके खिलाफ लड़े थे? कुली कुतुब शाह के खिलाफ लड़े थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है यूरोपीय चित्रकारी यूरोपियन पेंटिंग का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? यूरोपियन पेंटिंग का जो है अकबर के दरबार में जो है प्रवेश किया गया था। ठीक है, पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ। किसने किया था? ये पुर्तगाली ने किया था आपको, जिसने मुगल चित्रकारों ने दो विशेषताएं ग्रहण की थी। पहली, व्यक्ति विशेष का चित्रण। दूसरी, दृश्य में आग दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाया जाता था। तीसवा क्वेश्चन है कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है किस नाम से? जानते हैं कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को? तो ये जानते हैं आपका अलाई दरवाजा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अलाई का दरवाजा कहते हैं। ठीक है, यह जो है दरवाजा दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में बनाया था। ठीक, इसे लाल पत्थर और समांतर से सजाया गया है। ठीक है, आप अगर जाएंगे तो आपको दिखेगा। सर्वप्रथम इल्तुतमिश को कहाँ का गवर्नर बनाया गया था? इल्तुतमिश को कहाँ का गवर्नर बनाया गया था? बदायूं का बनाया गया था। ठीक है, इल्तुतमिश कौन था? तो इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है एक गुलाम था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन है? कश्मीर का अकबर जो है कहा जाता है सुल्तान जैनुल आबिदीन को कहा जाता है। सुल्तान जैनुल आबिदीन को कहा जाता है, जो 1420 से 1470 तक जो है ये शासन में रहे और ये संस्कृत, अरबी, फारसी, तिब्बती आदि भाषाओं के विद्वान थे। यह सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखते थे। उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कई कदम उठाए थे। कलहन के रजत रंगनी में उनके शासनकाल का जिक्र किया गया है और यह कुतुब जो है उपनाम से फारसी में कविताएं लिखते थे। किस नाम से लिखते थे? कुतुब नाम से लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? ये अगर देखा जाए तो ये है आपका गुप्त काल का। कब का? गुप्त काल का है। देवगढ़ का मंदिर जो है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है, जो 6वीं शताब्दी में का एक महत्वपूर्ण विष्णु मंदिर है। गुप्त काल का यह का एक उत्कृष्ट उदाहरण जिसमें कि भगवान विष्णु के 10 अवतार की मूर्तियां और गुप्त शैली की अलंकृत वास्तुकला दिखाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है मौर्य काल में कितने नागार्जुनी पहाड़ी पर कुछ गुहा विहार निर्माण बनाया गया है? गुहा विहार निर्माण करवाया गया मौर्य काल के समय में नागार्जुनी पहाड़ पर, नागार्जुन पहाड़ पे। तो इसके बारे में ऑप्शन देखेंगे। अशोक, दशरथ या संप्रीति। तो ये बनाने वाले थे दशरथ। किसने बनाया था? दशरथ मौर्य ने बनवाया था।
जो एक महान शासक थे जिन्होंने नागार्जुनी पहाड़ी पर जो है आजीवक संप्रदाय के लिए गुहा मंदिर या निर्माण करवाया था। जिन्होंने नागार्जुनी पहाड़ के 3 प्रमुख गुफाओं का निर्माण करवाया था। पहला गोपिका गुफा, बहियक गुफा और बड़थिका गुफा बनाया था। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि उस बृहत संहिता का नाम लेखक कौन है जिसमें से ज्योतिषी, ग्रहों के चलन, रत्नों, मणियों और रिवाजों के घरेलू संबंध का वर्णन किया गया था। तो ये किया गया था 12 मिहिर ने इसका अथी किया बृहत संहिता जो ज्योतिष ग्रंथों के चलन और रत्नों, मणियों और ज्ञान सहित विभिन्न विषयों का वर्णन करते हैं और इनके रचयिता जो है वारामिहिर हैं। यह ग्रंथ प्राचीन भारतीय ज्योतिष का महत्वपूर्ण स्रोत तथा ज्योतिषी का विशेषकर विश्वकोश माना जाता है। 36 क्वेश्चन नंबर 36 कहता है 36 कहता है किस यूनानी लेखक ने कहा कि अरियाणा प्रवेश चंद्रगुप्त मौर्य को विवाह में दिया गया था। अरियाणा प्रवेश मौर्य को विवाह में दिया गया था चंद्रगुप्त मौर्य को। ये किसने कहा है? यूनानी लेखक कौन थे जो ये बात बोल रहे थे? ये बोल रहे थे स्ट्रैबो ने। स्ट्रैबो ने बोला था कि जो है अरियाना प्रवेश चंद्रगुप्त मौर्य के विवाह को दिया जाता है। 37 नंबर कहता है पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? लिच्छवी गणराज्य की एक संघ था जिसमें कि उन्होंने स्वायत्त दर्जा प्राप्त किया हुआ था। लिच्छवी राज्य की राजधानी जो था वो था आपका वैशाली था। कहाँ था? वैशाली था। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर का प्रथम शिष्य था वो जमाली था। कौन था? जमाली था। जमाली जो महावीर स्वामी के दामाद थे। कौन थे? दामाद थे। उन्होंने महावीर स्वामी से जैन धर्म की दीक्षा ली और उनके प्रमुख शिष्यों में से एक थे, लेकिन बाद में उन्होंने महावीर स्वामी से मतभेद होने के कारण से अलग होकर एक नए संप्रदाय की स्थापना करी थी। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा कथन बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य है? ठीक है, तो ये जो है आपका ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, ये बात बुद्ध के अनुसार जो है अवधारणा के अनुसार सही है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया था? तो सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिखा गया था। इंडस घाटी सभ्यता की निम्नलिखित साइटों में कौन सी पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है? तो इसकी बात करें तो ये है आपका मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जो है सिंधु घाटी के सभ्यता का एक स्थल है जो पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है किस हड़प्पन स्थल में से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है? तो ये मिला है आपका कालीबंगन से। कहाँ से मिला है? कालीबंगन से मिला है, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण करने वाला पर्यटक निकोलो कांटी था। कहाँ का निवासी था ये? तो ये निकोलो कांटी जो था वो आपका इटली का निवासी था। कहाँ का निवासी था? इटली का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कौन सा जो है कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? इसमें कौन सा खनिज जो है बिहार में मिलते हैं? तो ये लोहा मिलता है बिहार में। लोहा मिलता है और कोयला मिलता है। तो लोहा और कोयला ऑप्शन बी सवाल का आंसर हो जाएगा। 45 बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है। कहाँ मिलती है बांगर मिट्टी? तो बांगर मिट्टी मिलती है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में। ठीक है। कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी जो है प्रदूषित हो रही है? कागज उद्योग से कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? तो ये हो रही है आपकी कोसी नदी प्रदूषित हो रही है। कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? कोसी नदी प्रदूषित हो रही है। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतर के बीच। कौन कौन से देशांतर के बीच यह बिहार राज्य अवस्थित है? तो इसमें से अगर अब देखा जाए तो 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट तक है ये। तो इसमें से अगर अब देखा जाए तो कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है। बिहार का संपूर्ण क्षेत्रफल 1000 वर्ग किलोमीटर में कितना 1000 वर्ग किलोमीटर है बिहार का कुल क्षेत्रफल? तो ये है आपका 173.9 वर्ग किलोमीटर है मात्र।
बिहार में स्फूर परियोजना का संबंध किससे है? तो यह जो है ये संबंधित है आपका स्फूर की बिहार में स्फूर परियोजना का संबंध शहरी सुधार से है। किससे है? शहरी सुधार से है। इसका उद्देश्य जो है बिहार के कई शहरी केंद्रों को आर्थिक विकास के लिए सक्षम बनाना चाहिए और शहरी गरीबी की कमी का पर केंद्रित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50। एक मिनट। कहता है बिहार राज्य जो है बीज निर्माण बीज निगम को ISO प्रमाण मिला है। निम्नलिखित में से विचार करें कि कौन सा कथन उत्तर के लिए सही है। तो इसमें जो है आंसर जो होगा इसका एक दो तीन तीनों सही है। गुणवत्ता के प्रबंधन और अभ्यास प्रमाणन, पर्यावरण प्रबंधन, पर्यावरण और रिश्वत विरोधी प्रबंधन। तो ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर है। चुंबकीय द्वितीय आघूर्ण का मजाक क्या होता है? तो ये होता है आपका एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। बोस आइंस्टाइन कंडेंसर इसमें क्या है? बहुत कम गति, उच्च गति या निम्न गति या उच्चतम गति। तो इसका जो आंसर है वो होगा बहुत कम गति ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया गया है? तो ये किया गया आपका फोटोवोल्टोमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है निम्नलिखित में से किसके पास उच्च दर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है? तो एक मिनट। तो ये है आपका परावैंगनी विकिरण। कैसा है? ये परावैंगनी विकिरण है। क्वेश्चन नंबर 55 कच्चा है। 55 कहता है एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फोटोन की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है आपकी प्रकाश की तीव्रता के बराबर होती है। 56 कहता है पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो ये होती है आपकी गतिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है जब कोई ठोस पिघलता है तो उसका तापमान कैसा होता है? तो ठोस पिघलने के बाद तापमान क्या होगा? वही रह जाएगा। लेड संचालक सेल में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? लेड संचालक सेल में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? तो 58 का आंसर हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड। जंगरोधी इस्पात का निर्माण निम्न धातु में से लोहा मिलाकर किया जाता है। तो किसमें लोहा मिलाया जाता है? तो ये ऑप्शन हो जाता है आपका निकेल में। अगर लोहा मिलाते हैं तो जंगरोधी इस्पात बनता है। जर्मन सिल्वर क्या है? जर्मन सिल्वर क्या है? जर्मन सिल्वर जो है कॉपर भी है, जिंक भी है और निकेल भी है, जबकि सिल्वर का कोई नाम नहीं है। आंसर सी हो जाएगा। 61 नंबर की बात करें दिए गए मानक ऑक्सीजन के विभव पर विचार कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ई बराबर माइनस 80 हो जाएगा। ठीक है। 62 की बात करें कास्टिक सोडा क्या होता है? कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है आपका NaOH। क्या होता है? NaOH। क्वेश्चन नंबर 63 निम्नलिखित में कौन सा जो है इमल्सन का उदाहरण है? इमल्सन का उदाहरण कौन सा है? तो ये है आपका दूध। दूध एक इमल्सन का उदाहरण है। निम्नलिखित भगवान द्वारा एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या को कायम रखा जाता है। कैसे रखा जाता है? तो ये रखा जाता है समसूत्री विभाजन से। मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल का अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो वो है लैंगिक जनन से। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा जो है मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं मिलते? अवशेषी अंग किसमें नहीं मिलते? तो इसका जो आंसर है वो है आपका सामने वाले चपटे दांत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 किस सिलेंट्रेट प्राणी में सिर्फ पालिप अवस्था पाई जाती है? तो वो है आपका एंथोजोआ। केंचुओं में
वेक्टेलम खंड होते हैं। वेक्टेलम खंड कितने होते हैं केचुए में? तो ये होते हैं आपके 14, 15, 16, 17। कितने होते हैं? 14, 15, 16, 17। 59 की बात करें, पौधे में सांप्रदायिकता की खोज करने वाले कौन थे? पौधों में प्रदीपकालिकता के लिए खोज करने वाले कौन थे? वो थे आपके गार्नर गार्नर एलार्ड। निम्नलिखित में से किस अंग में हेनले लूप पाया जाता है? हेनले लूप पाया जाता है किस क्षेत्र में? तो हेनले लूप पाया जाता है आपका वृक्क में। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कॉर्निया किसका भाग होता है? तो कॉर्निया जो भाग होता है वो होता है आपका आंख का। क्वेश्चन नंबर स्वास्थ्य विभाग व्यक्ति अनुशीलिथीन दाब होता है। कितना दाब होता है? तो ये होता है आपका 80। मानव शरीर में पित्त रस का क्या अर्थ है? पित्त-रस का क्या अर्थ है? तो यह है आपका वसा के पाचन के लिए पायसीकरण और वसा विलय होने के अब विटामिनों की विशेषण है। 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी दाएं वेंट्रिकल से ऑक्सीजन रहित रक्त के को फेफड़े ले जाती है? तो ये ले जाने वाली कौन सी होती है? वो होती है आपका फुफ्फुस धमनी। कौन सा? फुफ्फुस धमनी होता है। 75 नंबर कहता है संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो ये होता है आप 206। कितना होता है? 206। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि जो है वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करती है? तो वो है आपका बुखार का। निम्नलिखित में से सॉरी ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। निम्नलिखित सोडियम आहार की अनुशंसा क्या होती है? तो ये है आपका 77 का डी आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई एक से अधिक। ठीक है। 67 की बात करें तो 68 की बात करें तो खाद्य में आयोडीन की कमी निम्नलिखित में कौन सी बीमारी हो सकती है? आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो ये हो सकती है घेंघा। ठीक है। कहता है श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके लवनोदी लवनोदी में पाए जाते हैं। 80 की बात करें तो कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो ये उगते हैं आपके पानी की कमी नाइट्रोजन की कमी से। समाजवादी पौधा है कैसा है? सजावटी पौधा कैसा है? जूट, साल, तुलसी, कैक्टस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सी। 81 का क्या होगा? सी। 82, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाव नहीं है? तो ये जो आंसर होगा वो होगा आपका शुक्रवाहिका। वनस्पतिक प्रसार पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कहाँ कहाँ से पाया जाता है? तीनों में पाया जाता है। 84 नंबर कहता है माइकोप्लाज्मा विषाणु में भिन्न होता है क्योंकि यह संवेदनशील होता है। कैसे होता है? तो ये होता है टेट्रासाइक्लिक पर होता है। मई 2025 में कितने पूर्वी अफ्रीकी देशों ने कालाजार यानी विसरल लेशमेनियासिस को समाप्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन या एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका 6। कितना है? 6 पूर्वी अफ्रीका के देशों के मिला के। संयुक्त राज्य अमेरिका में मेमोरियल डे किस दिन मनाया जाता है? मेमोरियल डे जो कब कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका मई के अंतिम सोमवार को। रेल मंत्रालय ने पूर्वी पूर्वोत्तर भारत के किन दो शहरों के बीच नई रेल सेवा शुरू करने की मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दी है आपका अगरतला से गुवाहाटी तक। कहाँ से? अगरतला से गुवाहाटी तक। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 88। केंद्रीय मंत्री विजेंद्र सिंह ने भारतीय राष्ट्रीय ध्रुवीकरण और महासागर अनुसंधान केंद्र के दो केंद्रों ने स्तरीय उद्घाटन किया है। तो ये
ये है आपका ऑप्शन सी, सागर भवन और पोलर भवन। कहाँ है सागर भवन और पोलर भवन? 89 की बात करें, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एनिमल डिस्कवरी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में किस देश ने 101 नई प्रजातियों की खोज के साथ देश का नेतृत्व किया है? तो ये किया आपका केरल ने। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 16वें इंडिया टुडे फेयर 2025 का उद्घाटन किया है। कहाँ हो रहा था ये? तो ये हो रहा था आपका टोक्यो में। भारत में नॉन फेरस मेटल रिसाइकलिंग वेबसाइट और स्टेक होल्डर्स पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपका, एक मिनट, इसका जो आंसर होगा, गैर लोह धातुओं के लिए एक पारदर्शी और एकीकृत रिसाइकलिंग स्थिति को तैयार करना है। 92 की बात करें तो भारत और वियतनाम के बीच शांति समझौता ज्ञापन रूप से किसी क्षेत्र के सहयोग के लिए गहरा प्रभाव पड़ता है? तो ये है आंसर का आपका सी, बौद्ध धर्म और सांस्कृतिक विरासत। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है, मशहूर सनग्लास कंपनी के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो बने हैं आपके शुभमन गिल। भारत में 10 लाख नागरिकों को निःशुल्क एआई प्रशिक्षण देने की पहल में प्राथमिकता कैसे दी जाएगी? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रामीण स्तरीय उद्यमों को मिलाना। 95 की बात करें, असम के मुख्यमंत्री ने भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया था, वो जो है क्वेश्चन सी हो जाएगा। कहाँ किया था? ऑप्शन सी, सोनापुर, गुवाहाटी। रक्षा मंत्रालय एमओडी ने रक्षा प्रशिक्षण एवं इंफ्रास्ट्रक्चर योजना के तहत तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारे में एक आधुनिक प्रशिक्षण स्मारक बनाया गया। तो 96 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, तिरुचिरापल्ली। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड की परिकल्पना के तहत भारतीय रेलवे किस रूप में आ रहा है? तो इसका जो आंसर है आपका वो है बागियों, कोची और इंजनों का वैश्विक नियंत्रण। 98 कहता है, 98 का जो आंसर है हो जाएगा आपका मुजफ्फरपुर में। बिहार के किस जिले में खुरमा मिठाई मिलता है? खुरमा मिठाई जो मिलता है वो होता है आपका भोजपुर बोला जाता है। पटना विश्वविद्यालय में शताब्दी स्तंभ का अनावरण किसने किया? तो जो 100 वर्ष की गौरवशाली यात्रा है, तो इसका जो है भाषण आपका बिहार के राज्यपाल से दिलवाया गया। तो आंसर आज का जो है, इस तरह से हमारा 100 सवाल पूरा हुआ। आगे आने वाले दिनों में हम लोग सेट 6 जीएस का और सेट 6 जो है आपका मैथ का, मैं रीजनिंग का, और 11 नंबर सेट जो होगा आपका लैंग्वेज का हो जाएगा। इस तरह से आज का जो है सेशन हमारा समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।